हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैं स्टार्ट कर रही थी चैप्टर का। जैसे कोई रोटी बन रही है, कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं, और उन 10 बच्चों को अगर आपके पास मान लो 50 है रोटियां, जो आपको अगर बांटने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे? मतलब न्यायपूर्ण तरीका कैसे कहोगे? क्या आप कहोगे कि जो सभी बच्चों को एक जैसी रोटियां बांटना ही जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है? ये तो कॉन्सेप्ट आप अब तक समझ ही गए होगे कि इस तरह का कॉन्सेप्ट सही नहीं होता। अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, इस तरह के रिसोर्सेज बांटना, जितनी नीड है और जितना उसका रिवार्ड है। मान लो आपने कहा है शाम को आपको अगर ये काम करोगे तो आपको 5 रुपये मिलेंगे। सभी को तो 5 रुपये नहीं देंगे ना शाम को, उसके अनुसार देंगे ना जितना उन्होंने काम किया। हर आदमी को अलग अलग से देंगे। सॉरी। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं जब अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एज ए रिवार्ड आप किसी भी चीज़ का बंटवारा करते हो। जैसे अभी आपके मतलब हम काम दे रहे हैं, ऑनलाइन काम चल रहा है, बाद में अगर टेस्ट होंगे काफ़ी चेक की जाएगी। कुछ बच्चों का काम नील है, पता है उन्होंने नहीं किया। कुछ बच्चे लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सभी चैप्टर्स का उन्होंने काम भेजा हुआ है। तो वो बच्चे जिन्होंने काम भेजा ही नहीं है, जो किया ही नहीं है, वो इक्वल रिवार्ड्स का के लिए ये मांग नहीं कर सकते कि हम भी 11th के छात्र हैं और हमें भी उतना ही रिवार्ड मिलना चाहिए जितना इन्होंने किया है। क्यों? ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप उस चीज़ के हकदार नहीं हैं। आपने वो काम नहीं किया जिसके लिए आपको अवार्ड दिया जाए। अवार्ड का मतलब कोई इनाम नहीं है। अवार्ड का मतलब है कि आपको वो मार्क्स या ग्रेड दी जाए। टू अटेन सोशल जस्टिस इन सोसाइटी, सोसाइटी में सोशल जस्टिस प्राप्त करने के लिए द स्टेट हैज़ टू इनिशिएट सर्टन स्टेप्स सो दैट इंडिविजुअल आर ट्रीटेड फेयरली। समाज में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, समाज में न्याय स्थापित करने के लिए सरकार ऐसे कदम उठाती है जिससे समाज में हर किसी के साथ फेयरली मैंने निष्पक्ष व्यवहार किया जाए। निष्पक्ष का मतलब कभी भी नहीं होता कि सबको समान रखा जाए। सोशल जस्टिस इज लिंक टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विस। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब निष्पक्ष तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए कि कक्षा में अगर मेरा कोई रिलेटिव है तो मैं उसको ज़्यादा मार्क्स दे दूं, इस आधार पर नहीं। अगर मार्क्स ज़्यादा देने हैं तो वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है दूसरों से। इफ़ ए सोसाइटी हैज़ ग्लेयरिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इट इज़ नेसेसरी टू रीडिस्ट्रीब्यूट these resources to provide a level playing field for citizen। इसके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी में सामाजिक आर्थिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए रिसोर्सेज का इस तरह से बंटवारा होने चाहिए कि सभी सिटीजन को उसका हिस्सा मिल सके। दिस इज़ नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू परस्यू हिज एस्पायरेशंस, और इसके लिए ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल इसके लिए काम करे, एस्पायरेशन आकांक्षा रखे। थस इन इंडिया अनटचेबिलिटी वाज अबलिश्ड सो दैट लो कास्ट पीपल में बी इक्वल एक्सेस टू एमिनिटीज। इक्वालिटी लाने के लिए ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी समान मिलनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी समान मिलने के लिए ज़रूरी है कि समाज से इनइक्वालिटी ख़त्म की जानी चाहिए। जैसे हमारे देश में SC और ST को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले यही किया गया कि अस्पृश्यता का जो सिद्धांत है वो ख़त्म किया जाए और इक्वल एक्सेस उसको दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। जॉब एंड पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो रोज़गार का मामला हो और चाहे दूसरा चाहे पब्लिक प्लेसेस पे हैं। लाइकवाइज लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ क्यों किए गए? क्योंकि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो जिस सिचुएशन में हुआ था अंग्रेजों के टाइम या मुगल काल के टाइम, वो गलत था।
कुछ लोगों के हाथों में भूमि सिमट गई थी और इस वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो लैंडलेस हो गए थे। खेती वो करते थे लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं थी। और इस वजह से जब स्वतंत्रता हमने प्राप्त की तो पीजेंट की मुसीबतों को देखते हुए उन व्यक्तियों से लैंड ली गई जिस पर बहुत बड़े बड़े कब्जे थे जिन लोगों के, और उनको दी गई जिनके पास ज़मीन नहीं थी लेकिन वो खेती करते थे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन द डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन वोक पैसन इवन लीडिंग टू वायलेंस। कई बार ये चीज़ें वायलेंस लेके आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है सोसाइटी में तो वायलेंस आता है। जैसे आपने जो 27% आरक्षण है उसके बारे में सुना होगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट भारत में लागू की गई और 27% आरक्षण जो है बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया नौकरियों में। तो जो दूसरे लोग थे जिनको ये लगा कि 27% आरक्षण देने से हमारे हितों को हानि पहुंचेगी तो वायलेंस खड़ी हो गई थी भारत में। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस तरह से हर गवर्नमेंट को ये प्रयास करना चाहिए कि सोसाइटी में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, किसी को विशेष प्रिविलेज अधिकार ना मिले, विकास का लाभ सबको मिले, अपॉर्चुनिटीज सबको मिले और एम्प्लॉयमेंट में भाई भतीजावाद करप्शन ना हो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो सके। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से भी नहीं होना चाहिए जैसे चाइना जैसे देशों में, कम्युनिस्ट कंट्री है वो। अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 2 मकान बना सकते तो आप चाइना में हो तो 2 मकान सरकार की परमिशन के बगैर बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट जो शासन है वो आपको आज्ञा नहीं देता कि आप कैपेसिटी भी है तो भी आप कुछ ज़्यादा कमा सकें। वैसे अब तो काफ़ी कुछ वहाँ प्राइवेटाइजेशन भी आ गया है लेकिन सख्त रूल होते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अब एक बड़ा नाम है सोशल जस्टिस के क्षेत्र में जॉन रॉल्स का। आधुनिक लेखक हैं, इन्होंने किताबें लिखी हैं। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, और इन्होंने न्याय के बारे में लिखा। देखो जॉन रॉल्स जो इसके सिमिलर या कॉन्टेम्परेरी जो लेखक हैं, फ्राइड हैं और हैं बहुत सारे कॉन्टेम्परेरी जो लेखक हैं, वो अमेरिका जैसे देशों में क्या कहते हैं कि संसाधन का बंटवारा कैपेसिटी के आधार पर होना चाहिए, योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अगर योग्य है व्यक्ति तो कमा लेगा और उसकी कमाई छीन कर आप दूसरों को ना दे, गरीबों को ना दो जो कमा नहीं सकते। कई हद तक उनकी बात सही हो सकती है कि अगर मुझ में कैपेसिटी और मैंने अपनी कैपेसिटी से 5,000 रुपये कमाए हैं और सरकार ये कहे कि आपने तो ज़्यादा कमा लिए और आप 50 रुपये 10% टैक्स के रूप में दे और ये 50 रुपये उसको व्यक्ति को दे जो कुछ भी नहीं कमा रहा। अमेरिका जैसे देशों में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती है। भारत जैसे देशों में तो बहुत लंबे समय तक खैर गुलामी में रही हैं बहुत सारी जातियाँ, महिलाएं। तो अमेरिका जैसे देश में जहाँ अपॉर्चुनिटी है तो व्यक्ति कमा क्यों नहीं पाता? हो सकता है वो अपनी आइडलनेस, आलस्यपन के कारण, अपनी दूसरे जो अवगुण हैं उनके कारण नहीं कमा पाता हो। तो ये एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत से कमाई करता है उसका पैसा उस गरीब पे क्यों लगाया जाए? लेकिन जॉन रॉल ऐसा नहीं मानते। जॉन रॉल्स कहते हैं कि एक स्पेसिफिक जो समाज है जब कुछ प्राप्त कर लेता है उसके बाद ये ज़रूरी है कि बेसिक नीड तो कम से कम सबकी पूरी हो उस समाज में। मान लो हमने बहुत कुछ कमा लिया है और हमारे पास अबंडेंस है, लेकिन उस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, बेसिक नीड भी उनकी रोटी कपड़ा मकान की पूरी नहीं हो रही, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सभी की बेसिक नीड तो कम से कम पूरी हो। जॉन रॉल्स made a significant contribution to the theory of justice. He named his justice distributing. देखो एक वितरणात्मक न्याय उसके साथ जुड़ा हुआ है अरस्तु के साथ और एक है जॉन रॉल्स के साथ, और ये कॉन्ट्राक्टेरियन है, कॉन्ट्रैक्टेरियन समझौतावादी।
और इनकी एक बुक है ए थियरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स गेव 2 प्रिंसिपल, उसने 2 प्रिंसिपल दी हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, ये पूछा जा सकता है कि जॉन रॉल्स के क्या प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार ईच प्रिंसिपल इज टू हैव एन इक्वल राइट टू मोस्ट एक्सटेंसिव टोटल सिस्टम ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज कैपेबिलिटी विद ए सिमिलर सिस्टम ऑफ लिबर्टी फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें इक्वल राइट हो, बेसिक लिबर्टी हो सभी को, और समान अपॉर्चुनिटीज़ हो, सबको लिबर्टी समान हो। मतलब कम से कम सबको समान रखने की कोशिश तो की जाए। जैसे हमारे देश में सबको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हमारे देश में। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर टू बी अरेंज्ड। सामाजिक और आर्थिक असमानता इसलिए अरेंज की जाती है ताकि टू बी ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ लीस्ट एडवांटेज। लीस्ट एडवांटेज वो लोग होते हैं जिनको अभी तक विकास का लाभ कम से कम मिला। लिस्ट मैंने कम से कम, एडवांटेज मैंने लाभान्वित, जिनको सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इस तरह से अरेंज किया जाए, मतलब सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इस तरह से मैनेज किया जाए, इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाए कि कम से कम उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला, जो अभी तक समाज के हाशिए पर हैं। हाशिए का मतलब जो अभी तक मेन धारा में नहीं है। और दूसरा है अटैच टू ऑफिस एंड पोजीशन ओपन टू ऑल अंडर कंडीशन ऑफ फेयर इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी। और सभी तरह के ऑफिस और पोजीशन मतलब पद, पोस्ट एंड पद इस तरह से होना चाहिए कि सबको समान रूप से समान अवसर मिले कि वो पोस्ट प्राप्त कर सकें। जैसे अमेरिका जैसे देशों में आप देखोगे, जब भी कोई राष्ट्रपति नियुक्त होता है तो वो जितने भी पुराने ऑफिसर होते हैं उनको हटाकर नए ऑफिसर बना लेता है, मतलब नए ऑफिसर्स को चुन लेता है। तो ऐसे में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं हुई ना। राष्ट्रपति ने जिसको चाहा उसी को तो आईएएस बनाया। अगर कोई दूसरा बनना चाहता है तो राष्ट्रपति उसको बनाएगा नहीं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो इस तरह से फर्स्ट प्रियोरिटी रूल, प्रियोरिटी ऑफ लिबर्टी। प्रियोरिटी का मतलब होता है किसको महत्व दिया जाए, प्रियोरिटी मैंने महत्व। फर्स्ट प्रियोरिटी रूल्स, priority of liberty. The principle is based on the justice and advocate that liberty can be restricted only for the sake of liberty in 2 cases. Less extensive liberty must aim to make the total system of liberty shared by all strongs. And a less than equal liberty must be acceptable to those with a lesser liberty. इसका मतलब होता है कम से कम ए लेस एक्सटेंसिव लिबर्टी मस्ट एम टू टेक द टोटल सिस्टम ऑफ लिबरल। मतलब आपकी लिबर्टी ऐसी होनी चाहिए कि सबको ये लिबरल अवसर मिले, सबको अधिकार मिले। और दूसरे ए लेस देन इक्वल लिबर्टी मस्ट बी एक्सेप्टेबल, मतलब एक ऐसी लिबर्टी स्वीकार नहीं की जा सकती जिसमें सब समान हो। मतलब ये लिटरेरी इक्वालिटी की बात कर रहा है, वो कभी हो नहीं सकता कि सबको एक जैसा रखा जाए, लेकिन उनको तो मिलनी चाहिए लिबर्टी जिसको अब तक कम से कम लिबर्टी मिली है। इसका मतलब यही है, सीधा सा मतलब यही है कि एक तो आपके सिस्टम में इक्वालिटी लाने की कोशिश की जानी चाहिए, दूसरे ये है कि लिटरेरी इक्वालिटी की जगह ऐसी इक्वालिटी लानी चाहिए जिससे लीस्ट एडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो बेनिफिशियल हो सके, उसके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं, रोल्स की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जस्टिस इज फेयरनेस। न्याय क्या है? अकॉर्डिंग टू रोल्स न्याय मीन्स फेयरनेस,
निष्पक्षता, न्याय निष्पक्षता है। निष्पक्ष रूप से अपॉर्चुनिटीज हो, निष्पक्ष रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो, निष्पक्ष रूप से इक्वलिटी लाने की कोशिश की जाए। ना तो ये कि अमीरों की धन छीन कर गरीबों में बांट दिया जाए, और ना ही ये कि एक सोसाइटी का सिस्टम ऐसे हो जिसमें लाभ सिर्फ अमीरों को मिले, गरीबों को कुछ ना मिले, जैसे आपने फ्रांस की क्रांति में थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ा हो। It assumes a society is based on cooperation between free and equal person। एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें सभी लोग फ्री हों, समान हों और सब मिलजुल कर कोऑपरेशन से, सहयोग से रहें। It aim to find the principle providing liberty and equality। एक ऐसी सोसाइटी जिसका एम लिबर्टी और इक्वलिटी प्रदान करना है लोगों को। It assumes that liberty and equality are result of contract among people based mutual consent। और लिबर्टी और इक्वलिटी की ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोग इस समझौते पर सहमत हों जो उन्होंने आपसी कॉन्सेंट, सहमति से किया है कि ठीक है आप ये अधिकार रख लिए, हम ये अधिकार, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह का समझौता ही है, कॉन्ट्रैक्ट, कानून लिखा गया, हमने सभी ने माना म्यूचुअल कॉन्सेंट से ही कि हम हाँ ठीक है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वो सही है, हम सब मानेंगे। They soon realize that they need primary goods to pursue their own conception of goods। और जल्दी ही उन लोगों को रियलाइज हो गया कि प्राइमरी नीड्स, कम से कम उस सोसाइटी में प्राइमरी नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, वो तो मिल जाए। द प्राइमरी गुड्स इंक्लूड बेसिक राइट। और प्राइमरी गुड्स में बेसिक राइट्स जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो है। देखो मान लो आपके पास जीने का अधिकार है, एक प्राइमरी गुड्स में जीने का अधिकार में क्या आता है, खाना भी चाहिए सरकार ने। ये नहीं है कि जीने का अधिकार है तो इसका मतलब ये अधिकार है सिर्फ कि आपकी मौत नहीं होगी, और मौत अगर कोई आपकी हत्या करता है तो उस कानून उसको सजा देगा। ये सिर्फ बेसिक राइट नहीं है। बेसिक राइट का मतलब है कि आपके पास फूड भी अच्छा होना चाहिए। सरकार जिम्मेदार है कि हेल्दी फूड प्रोवाइड करे, हेल्दी पानी प्रोवाइड करे। इवन अगर दिल्ली जैसे नगरों का एनवायरनमेंट खराब होता है और बंदा सांस न लेने के कारण मर जाता है तो भी उसका बेसिक राइट जो जीने का अधिकार है वो वायलेट होता है। मतलब एक लंबी चौड़ी परिभाषा है जीने के अधिकार की। जस्टिस वुड मीन्स दैट ऑल प्राइमरी गुड आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अनलेस an unequal distribution of any or all of these goods it is advantage of least section of society। ये कई बार चीज़ें आ ली कि गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स मैंने वस्तुएं, इस तरह से होना चाहिए कि इक्वल के साथ इक्वल और अनइक्वल के साथ अनइक्वल। ये इक्वालिटी वाले चैप्टर में आप बड़ी अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया है कि इक्वल कैसे हैं, जैसे एक सभी जर्नल बच्चे इक्वल हैं मतलब, और अनइक्वल कैसे हैं, एक जर्नल बच्चे से एक अपाहिज बच्चा अनइक्वल होता है। तो इस तरह से अपाहिज के साथ अपाहिज, दिव्यांग के साथ दिव्यांग, या जर्नल बच्चे के साथ हम जो हेल्दी बच्चा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। और इस तरह से विकास और गुड्स का बंटवारा होना चाहिए कि सबसे जो कमज़ोर वर्ग है समाज का उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। जस्टिस वुड मीन्स दैट ऑल प्राइमरी गुड आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। प्राइमरी गुड्स का मतलब होता है बेसिक राइट्स। बेसिक मीन्स हेल्थ, एजुकेशन, और ये देखो भाई बेसिक नीड जो है ना ये प्राइमरी गुड्स है। ये वेरी करता है देश के एक देश से दूसरे देश में। जैसे अमेरिका जैसे देश में प्राइमरी गुड्स का मतलब वहाँ टेलीफोन की सुविधा भी हो सकता है, वहाँ अच्छे टीवी, गैजेट्स ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारे जैसे गरीब देशों में प्राइमरी गुड्स का थोड़े से दिन तक मतलब था सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान। अब हमने प्राइमरी गुड्स का मतलब बढ़ा दिया, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्दी फूड, शिक्षा और हेल्थ। ठीक है ना। तो ये वरी करता है एक देश से दूसरे देश में कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप किन किन चीज़ों को प्राइमरी गुड मानते हो। ठीक है। तो लिस्ट ऐसा होना चाहिए कि लिस्ट एडवांटेज सेक्शन को ज़्यादा मिले और इनइक्वालिटी ख़त्म हो। इज जस्टिस ऑल अबाउट फेयरनेस। क्या जस्टिस का मतलब सिर्फ फेयरनेस होता है, निष्पक्षता होता है? अब ये पढ़ लेते हैं हम।
Justice, like liberty and equality, is an important dimension of political science. Justice have been playing an important role in the human society since man started leading a civilized life. In ancient time, when men talk about moral justice, an idea of just and fair society improved to lead a just life. Gradually, however, the society become complex and men become individualistic. It was the juncture of the social value of social justice increased significantly. Men start sacrificing society interest to promote his own individual interest. The rise of vested person interested lead to conflict in the society. The resultant effect was social strife and war. यहाँ तक हम देख लेते हैं क्या है। अगर आप थोड़ी सी कल्पना कर सकते हो तो आप इमेजिन कीजिए हिस्ट्री में जब हिस्ट्री शुरुआत हुई होगी। शुरू में तो जस्टिस का पता ही नहीं होगा, क्योंकि जंगलों में रहता था, जितना भी वो खा सकता था अपनी कैपेसिटी के आधार पर। कोई समाज बना नहीं था, गवर्नमेंट बनी नहीं थी। धीरे धीरे समाज बना, कबीले बने, परिवार बने, रूल रेगुलेशन बने, छोटे स्तर पर बने, फिर बड़े स्तर पर बने। तो पहले अगर आपने रामायण महाभारत टीवी शोज या देखे हों या आपने पढ़ी हो, तो उसमें जस्टिस का मतलब न्याय होता था। मोरल न्याय, नैतिक न्याय क्या है, मतलब आपकी नैतिकता क्या कहती है। अगर मान लो आपके सामने कोई बच्चा है दुश्मन का, उसका न्याय क्या कहता है, क्या आपको मार देना चाहिए उसको या बचा कर रखना चाहिए। धर्म के अनुसार न्याय होता था। और धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता, धर्म का मतलब शाश्वत नियम, जो सृष्टि के नियम होते हैं उनके अनुसार क्या है। तो इस तरह जैसे हमारे देश में गाय को मारना पाप था, ब्राह्मण को मारना पाप था, तो ये अलग थी। लेकिन जैसे जैसे आदमी जो है वो सोसाइटी में अपने मतलब हितों के लिए लड़ने लगा, उसमें दिमाग में अब अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी की भावना जागी, तो उसको अपने हित प्यारे ज़्यादा लगने लगे। अब वो सोसाइटी का बंटवारा इस तरह से किया गया कि एक व्यक्ति को ज़्यादा, एक वर्ग को ज़्यादा लाभ मिल रहे हैं और दूसरे को कम। जैसे शुरू में आपको पता, जब सृष्टि शुरू हुई तो जाति प्रथा बिल्कुल नहीं थी, जो जेंडर के आधार पर भेदभाव था वो बिल्कुल भी नहीं था, धर्म के आधार पर भेदभाव था ही नहीं, धर्म ही नहीं थे पहले, तो आदमी ने बनाए बाद में। अब धीरे धीरे क्या बनाने लगे वो, अब धीरे धीरे जाति बनाने लगे, धर्म बनाने लगे। और वो क्यों बनाने लगे, ताकि उनका फायदा इस तरह के सिस्टम का फायदा उनको खुद को मिले। ठीक है, तो इस तरह से एक क्षत्रिय बन गए, एक ब्राह्मण बन गए, कुछ लोगों को उन्होंने शूद्र रखा, दास रखा, ताकि उनका फायदा उठाया जा सके। और जस्टिस का मीनिंग धीरे धीरे क्या हो गया, जस्टिस का मीनिंग बदलता रहा। कईयों ने तो, जैसे अरिस्टोटल ने तो क्या कहा, दास प्रथा बहुत बढ़िया है, इतना बड़ा लेखक है, लेकिन उस सिचुएशन के अनुसार जब उसका समाज था जिस समय में, वो समाज मानता ही नहीं था कि दास प्रथा कोई गलत भी है। लेकिन आज के अनुसार न्याय जो है वो न्याय के अनुसार दास प्रथा गलत है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को बढ़ाती है। तो धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने इंटरेस्ट स्थापित करने लगा समाज में, तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया और इससे सिविल वार और स्ट्राइफ पैदा हो गई। द मीनिंग ऑफ जस्टिस चेंज, न्याय का अर्थ बदल गया। अब न्याय का अर्थ कानून के अनुसार है। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ा कांड किसी व्यक्ति ने कर दिया, तो सारे जो समाज है वो बड़ा गुस्से में है कि इसको अभी फांसी दो, अभी मार दो। लेकिन वो कहते हैं कि यही न्याय है, ये भगवान का न्याय है, ये देवीय न्याय, ऐसा होना चाहिए। लेकिन 6-7 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसे सजा देने में लग जाते हैं। तो इस तरह से न्याय की परिभाषा अब बदल गई है। पहले न्याय की परिभाषा अलग थी। पहले जैसे मुस्लिम कानून है या हमारी मनुस्मृति है, उसके अनुसार कानून क्या है, कानून के अनुसार है कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। लेकिन अब सोसाइटी के जो रूल हैं वो चेंज हो गई है। अब सोसाइटी इस तरह के कानूनों को नहीं मानती। बहुत सारे देश हैं उसमें, अभी सऊदी अरेबिया वगैरह, वहाँ अभी भी माना जाता है कि आंख के बदले आंख ही होनी चाहिए। तो
समय के अनुसार जस्टिस की परिभाषा जो है बदलती रहती है। और अब जस्टिस की परिभाषा क्या रह गई है? द मीनिंग ऑफ जस्टिस चेंज्ड। जस्टिस was now to create a bond between man and man among individual and society, thereby reducing social tension. The task of justice was to strike a fair balance of society. It is lead to development of those circumstances in which a man could search the path of development. और अब जस्टिस का मीनिंग क्या है कि सर हर व्यक्ति समान है सोसाइटी में। इस तरह की सोसाइटी स्थापित करना जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिसमें बैलेंस हो, मतलब एक वर्गों का दूसरे वर्ग पर ज़्यादा डोमिनेशन ना हो, किसी को विशेष प्रिविलेज ना दिए जाए, डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि किसी एक विशेष वर्ग को लाभ ना मिले बल्कि पूरी सोसाइटी को मिले। द सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड फेयरनेस लेज फाउंडेशन ऑफ ए सिविल सोसाइटी। और इस तरह से जस्टिस का आज मीनिंग जो है वो सामाजिक नागरिक का निर्माण करना है, नागरिक समाज का निर्माण करना है जिसमें हर व्यक्ति समृद्ध बने, हर व्यक्ति की तरक्की हो। और Man in modern society has become quite selfish and justice strike a fair balance। देखो आज हर देश के कानून में ये लिखा हुआ है कि जो विकास है वो सबके लिए होगा, गुड्स और जो वस्तुएं उनका फेयर बंटवारा होगा। लेकिन वर्तमान में थोड़ा व्यक्ति जो है करप्ट और सेल्फिश हो गया है, जो मतलब और दूसरे तरीके उसने ढूंढ लिए हैं डिस्क्रिमिनेशन करने के। रिलेशन बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी। इक्वालिटी और जस्टिस में क्या रिलेशन है? मतलब क्या जस्टिस को हम कह सकते हैं कि जब सब इक्वल होंगे, ऑल इक्वल होंगे तो जस्टिस स्थापित हो जाएगा? क्या आप मान सकते हो? या सभी को इक्वल लाने के चक्कर में हम किसी के साथ अन्याय भी कर देंगे ना बच्चों। मान लो मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ और आप जैसे अभी कोविड-19 की बीमारी चल रही है, ठीक है। अब कहें कि जी इस बीमारी को देखते हुए सभी 10th के बच्चों को 80% नंबर दे दिए जाएं। ये इक्वालिटी तो स्थापित कर लिया आपने कि क्या न्याय स्थापित हुआ? न्याय स्थापित नहीं हुआ। जो बच्चे सारी साल पढ़े, जो 90% या 95% ले सकते थे, वो भी आपने एक मान लिया, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े, जो पास होने के भी लायक नहीं थे, उनको भी आपने 80 दे दिया। तो वो ये इक्वालिटी क्या करती है? अन्याय बढ़ा देती है। सभी तरह की इक्वालिटी न्याय नहीं है, ठीक है। और ये भी हो सकता है, मान लो एक व्यक्ति ने 1000 रुपये कमाए हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति के पास 1000 थे, वो भी उसने फूंक दिए, सारे ख़त्म कर दिए। अगर इन दोनों का अब 500 रुपये इसको कहें कि बांट दो, ये भी क्या है? इस व्यक्ति के साथ अन्याय है। इस तरह की इक्वालिटी जो है वो कभी भी सही नहीं होती। द रिलेशन बिटवीन जस्टिस, और इसीलिए बहुत सारे जो यूरोपियन थिंकर्स हैं वो इस तरह की न्याय को, इस तरह की इक्वालिटी को सही नहीं मानते। द रिलेशन बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी हैज़ बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली लीडिंग टू डिफरेंट कंक्लूजन। अरिस्टोटल हैड रिगार्ड जस्टिस एज ट्रीटिंग इक्वली एंड अनइक्वल इक्वली। ये तो आधुनिक उसमें भी समय भी फॉर्मूला लागू होता है कि अनइक्वल के साथ अनइक्वल और इक्वल के साथ इक्वल व्यवहार किया जाए। अरिस्टोटल वांटेड दैट दोज हु आर इक्वल इन दिस वन रिस्पेक्ट। अरिस्टोटल कहता है कि अगर दो व्यक्ति एक समान है किसी भी स्थिति में, मान लो 2 औरतें हैं, 30 साल की हैं और विशेष क्षेत्र से आती हैं, तो लगभग वो उनका स्थितियां समान है। वुड कंसीडर, दोनों की बैकग्राउंड जो है रिच है, तो दोनों समान है ना। कुड कंसीडर देमसेल्व्स टू बी इक्वल, तो उनको हर रिस्पेक्ट से समान मान लेना चाहिए। मान लो 2 बच्चे हैं क्लास में, दोनों एक विशेष बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके फादर 50,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, दोनों की सेम उम्र है, दोनों एक ही गांव से हैं, तो समान है। लेकिन एक बच्चा अगर झुग्गी झोपड़ी से आ रहा है, उसके फादर की कमाई नील है बिल्कुल,
और वो मेल न्यूट्रिशन है, मतलब पोषक तत्व उसके शरीर में नहीं है, तो ऐसे में वो बच्चा अनइक्वल है उन दोनों से। For instance, equal citizen of a state may believe that they should get equal power and wealth, but if they fail to get these privileges, they develop a sense of deprivation which lead to rebellion. और इस तरह से दो अगर व्यक्ति समान है और वो चाहते हैं कि दोनों हमारे पास इक्वल पावर और वेल्थ होनी चाहिए, इसके बावजूद भी दोनों को ना मिले और उनके साथ भेदभाव किया जाए, तो वो महसूस करेंगे कि हम इस सोसाइटी में डिप्रिवेशन की तरफ जा रहे हैं, विद्रोह, और वो इससे क्या होंगे, विद्रोह कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे देशों के क्रांतियों का अध्ययन करके बताया था कि विभिन्न देशों में क्रांतियों के कारण है इनइक्वालिटी का होना। अरिस्टोटल ने द फीलिंग should not encourage so that peace can be maintained in the society. The state should therefore not promote the idea of inequality. In modern society, आजकल those who want to continue with the prevailing inequality of power, prestige and wealth seek to follow Aristotle argument in the name of justice. F.A. Hayek, याद रखना इसका नाम, 1976 में रोट दैट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस इज बेसलेस। ये कहता है जस्टिस इस तरह की बेसलेस है। क्यों? क्योंकि ये क्या करने पर मजबूर करता है, जो बड़ी कैपेसिटी से, बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, आप उन पर टैक्स लगा के गरीबों में, उन लोगों में बांट देते हैं जो समाज के लिए कुछ भी नहीं देते। जस्टिस इज ए ट्रेट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। जस्टिस एक ऐसा व्यवहार है, आचार है सोसाइटी ह्यूमन का। ए सोसाइटी कैन नॉट बी जस्ट और अनजस्ट। सोसाइटी ना जस्ट होती है ना अनजस्ट होती है इफ लिबर्टी इज कर्टेल इन द नेम ऑफ द इक्वालिटी। अगर हमारे जैसों की लिबर्टी आप इनइक्वालिटी के नाम पर काट दोगे, इट वुड लीड टू वाइड स्प्रेड डिस्प्यूट ओवर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड ऑफ लाइफ। तो इस तरह से तो जो वस्तुओं का बंटवारा है उसके बारे में और भी डिस्ट्रीब्यूट फैल जाएंगे। मतलब आप हमारे ऊपर टैक्स लाद कर गरीबों को अगर दे रहे हैं तो आप हमारी इक्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं। इट शुड एलो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल। इसलिए ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी दो आप, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना उठा पाए, उसमें बुद्धि और गुण ही नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ना उठा पाए, और एक व्यक्ति ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी है, दोनों को समान अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसको, जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा अधिकार देने की या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो देखो, मान लो आप एक स्कूल में जाते हो, सेम स्कूल है, सेम टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद एक बच्चा बहुत अच्छा करके जाता है और दूसरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? या तो उसकी मेहनत में कमी है या उसमें की विजडम में कमी है। उस बच्चे का क्यों भुगते दूसरा, कि उसको भी समान अवसर मिलने चाहिए। मान लो आप एक ही स्कूल से, एक ही बेंच से निकले हो, हमारे देश का हाल ये है, और उस दोनों ही एक टीचर से पढ़े हैं, एक ही उससे मिले हैं। एक ने 80% प्राप्त कर लिए लेकिन वो जर्नल का बच्चा है, एक ने उसी स्कूल से 50 प्राप्त किए, वो दूसरी किसी कास्ट से है। तो कई बार क्या होता है कि नौकरियों में ये सेलेक्ट हो जाता है और ये रह जाता है ना। ये आप ये चीज़ें देखोगे बाद में समाज में। तो ये हायक जो है इस तरह की, क्योंकि हमने सिस्टम ऐसे बना लिए, कानून ऐसे बना लिए कि इसके फेवर में कानून है, इसके फेवर में कानून नहीं है। इस तरह तो हमें पढ़े लिखे समाज को अपने नौकरियों से दूर कर रहे हैं, और जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं उनको ला रहे हैं। अगर इनइक्वालिटी है तो उसको दूर करने के दूसरे उपाय भी तो हो सकते हैं। तो इस तरह F.A. हायक जो है इस तरह की इनइक्वालिटी को बिल्कुल बुरा मानता है। वो पूरी की पूरी तरह से विजडम और मेरिट को महत्व देता है। हायक देयरफॉर डिफेंड इंडिविजुअली और लिबरलिज्म। हायक ये कहता है कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, उसकी लिबर्टी इम्पोर्टेंट है, सरकार को इक्वालिटी के नाम पर लिबर्टी का हनन नहीं करना चाहिए, और इसलिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें समान अवसर मिले, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, लोगों की
लेकिन उसको समान अवसर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दो कि व्यक्ति अपने आप को ट्रेंड कर सके, एजुकेशन दिला सके। इसके बावजूद भी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी कोई नहीं पढ़ता, तो उसकी पॉवर्टी और इसका दुर्भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो वो समाज पे बोझ है, अपने लिए बोझ है, अपने परिवार के लिए बोझ है, उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फॉर्म ऑफ जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार का है? सबसे पहले पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब सबसे पहले तो आपके देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फिर आपको वोट का अधिकार होना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का अधिकार होना चाहिए, सरकार अगर कोई गलत काम करे तो उसका विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, खुद का पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए, इलेक्शन लड़कर के कोई पब्लिक पोस्ट प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ विपक्ष में बैठकर सरकार का विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी समाज में इस तरह के अधिकार नहीं हैं तो इसका मतलब पॉलिटिकल इनजस्टिस है, अन्याय है लोगों के साथ। देखो, आपने एक 10th में खलील डेलीमाइक, खलील नाम का लड़का होता है, उसमें ये किसी मध्य एशिया के देश की कहानी है। बैरूत उनकी देश की राजधानी है, लेबनान की कहानी है ये, लेबनान की। उनके देश में बहुत सारे दंगे हुए, और दंगे होने के, क्योंकि वहाँ बहुत सारी कम्युनिटी थी, वहाँ सिया, सुन्नी, मुसलमान, कैथोलिक, क्रिश्चियंस और वैसे क्रिश्चियन भी थे, प्रोटेस्ट के क्रिश्चियन भी थे वहाँ। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए उन्होंने एक समझौता किया था कभी अपने देश में कि प्रेसिडेंट जो है वो सुन्नी मुसलमान होगा, प्रधानमंत्री जो होगा वो किसी और कम्युनिटी का होगा, मान लो सिया कम्युनिटी का होगा, सिया मुसलमान होगा, ये सुन्नी मुसलमान होगा। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैथोलिक होगा, क्रिश्चियन कैथोलिक होगा, और जो स्पीकर होगा असेंबली का वो प्रोटेस्ट क्रिश्चियंस होगा। ठीक है, मान लो आप उस देश के नागरिक हो और आप इनमें से कोई भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप धर्म में आस्था ही नहीं रखते, और आप उस देश का प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, तो क्या बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके देश का कानून आज्ञा ही नहीं देता कि आप इस तरह से बन पाओ। तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल अन्याय है। अगर जो बनना चाहते हो आप, लेकिन किसी भी आधार पर आप रोके जाते हो, तो ये अन्याय है। हमारे देश में जैसे हर कोई कर सकता है ये चीज़ें, पीएम बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है कैपेसिटी के आधार पर। लीगल जस्टिस का मतलब कानून के अनुसार सही हो। कानून के अनुसार सही का सबसे बड़ा ये है कि आपके देश में कानून कैसा है, आपके देश में रूल किसका है। हमारे देश में जैसे रूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कानून का। पीपल आर डिनाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। अगर लोगों को कानून के समक्ष समान न समझा जाए, समान उनकी रक्षा नहीं की जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो लीगल रूप से इनजस्टिस है। द लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, रादर इट इज मोनोपोलाइज्ड बाय ए फ्यू वेस्टेड इंटरेस्ट। देखो, लॉ का कभी भी मतलब ये नहीं होता कि ये पूरी तरह से ठीक हो। लॉ भी कई बार गलत हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिविल डिसओबीडियंस चला था, एक असहयोग आंदोलन जो नमक कानून को तोड़ने के लिए था। तो इस तरह के कानून जो गलत हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपका लॉ है वो सही होना चाहिए। और लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को तो लाभ पहुंचाता हो और दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता हो। लीगल इनइक्वालिटी इवन इंक्लूड दोज पीपल रिप्रेजेंटेटिव हु डू नॉट वर्क फॉर कॉमन गुड। लॉ शुड ट्रीट एवरीवन इक्वल। और लीगल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि लोगों के प्रतिनिधि लोगों के लिए काम करे, अगर वो नहीं करते तो इनजस्टिस है। और हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान होना चाहिए। सोशल इनजस्टिस इंक्लूड गिवन द प्रिविलेज। सोशल इनजस्टिस भारत जैसे देशों में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे अमेरिका में अभी थोड़े दिन पहले गोरे और काले में जो हब्सी नस्ल के लोग होते हैं उनमें, और
जो गोरे लोग होते हैं उनमें टकराव पैदा हो गया था, क्योंकि एक काले व्यक्ति की जो डेथ है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, किसी पुलिस अफसर ने उसके गर्दन रखी गले पर और वो उसकी डेथ हो गई थी, तो बड़े दंगे हुए थे वहाँ। तो इस तरह के भेद हमारे देश में कास्ट, जेंडर बहुत बड़ा एक कारण रहा है। कलर, जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो कलर के आधार पर कहता था कि ये श्वेत लोगों का भार है कि हम काले लोगों को सिविलाइज करें। स्किन कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। नस्ल के आधार पर भेदभाव, जैसे यहूदियों को जर्मनी से निकाला गया, ये क्रीड के नस्ल के आधार पर ही था। धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान जैसे दो टुकड़े बने और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इट गिव प्रिविलेज टू ए फ्यू एट द कॉस्ट ऑफ मैक्सिमम। और जब कुछ के बदले दूसरे लोगों के अधिकार छीने जाएं, कुछ के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए और बहुत सारे लोगों के अधिकार छीने जाए, जैसे आपने उदाहरण पढ़ा 10th क्लास में सिंहली और तमिलों के बारे में। तमिलों के अधिकार छीने गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार किसको, उनके अधिकार छीनकर सिंहलियों को दिए गए थे। इन इंडिया अनटचेबल एंड दलित हैव बीन डिनाइड सोशल जस्टिस फॉर सेंचुरीज ड्यू टू द रिजिड कास्ट सिस्टम। और हमारे देश में भी कास्ट सिस्टम जो है वो इनइक्वालिटी का कारण रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी एक भौगोलिक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक इनजस्टिस का मतलब होता है जब आपकी सोसाइटी में वेल्थ और रिसोर्सेज का बंटवारा कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में हो, सही ढंग से उनका बंटवारा ना हो, रिच और पुअर ज़्यादा का गैप ज़्यादा हो। एक तरफ इतने रिच हों कि उनके मतलब जानवर भी बहुत एसी रूम्स में रहते हैं, और एक तरफ इतनी गरीबी हो कि खाने के लिए लाले पड़े रहें। इस तरह की सोसाइटी भी एक इनजस्टिस सोसाइटी होती है। तो इसलिए सरकारों को ये तो कम से कम करना चाहिए कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।